हेलो एवरीवन, दिस इज़ बाबू स्नेही और आज हम 13 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से हम करंट अफेयर्स को पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। डॉकिंग ट्रायल, इसरो सक्सीड्स इन नजिंग 2 सैटेलाइट्स क्लोजर। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी एंड ये डिस्कशन हुआ था कि इसरो एक स्पटेक्स नाम से एक मिशन करना चाहता है जिसमें वो ऑनलाइन और नॉट ऑनलाइन स्पेस के अंदर डॉकिंग करने का एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि दो सैटेलाइट्स हैं। हम चाहते हैं कि ये दो सैटेलाइट्स जो अर्थ के अराउंड घूम रही है बहुत ही तेज़ स्पीड पर, हम इनको इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कंट्रोल करके इनको एक दूसरे के पास लाना चाहते हैं और फिर इतने पास हम ले आएंगे कि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। ये हमारा एम रहेगा और यही है डॉकिंग। इसी को डॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद रखना कि ये जो सैटेलाइट्स हैं, दो सैटेलाइट्स, ये बहुत तेज़ घूम रही है अर्थ के अराउंड और उस स्पीड में हमें इनको कनेक्ट, इनको यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करना है, इनको एक दूसरे के पास ले जाना है। फाइन। तो ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। इसको हमने रिसेंटली अभी पिछले साल के लास्ट डे पर PSLV C60 रॉकेट के साथ स्पेस के अंदर लॉन्च किया था। PSLV C60 एक 4 स्टेज रॉकेट है। ये सारी डिटेल्स पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं बाय द वे। बट 4 स्टेजेस के हैं। पहला स्टेज इसका सॉलिड है, सेकंड इसका जो स्टेज है वो लिक्विड फ्यूल का है, थर्ड स्टेज भी सॉलिड फ्यूल का है और फोर्थ स्टेज इसका लिक्विड फ्यूल का है। तो ऐसे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एनीवे, ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको डॉक करने के लिए पहले हमने एक छोटा सा ट्रायल करा है। इस ट्रायल में क्या करा, इन दोनों सैटेलाइट्स को हम पास ले आए एक दूसरे के 3 मीटर्स तक। मतलब 15 मीटर से 3 मीटर्स की दूरी तक हम इनको थोड़ा टेस्ट करते रहे और उसके बाद हमने इनको वापस एक दूसरे से दूर कर लिया। एंड ये एक टेस्ट था कि हम क्या इतने क्लोज इन सैटेलाइट्स को आपस में साथ में मैनेज कर पाते हैं या नहीं। और इसमें हम सक्सेस रहे, फॉर्चुनेटली इसरो इसमें सक्सेसफुल रहा। एंड फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कि हम इन दोनों को फाइनली कंप्लीटली डॉक करा पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा एम रहेगा। 3 मीटर्स तक अभी तक हमारा ट्रायल रहा है। सो अब द थिंग इज़ कि इसका एम ये है कि फ्यूचर में हम ये चाहते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएं जो कि इंडिया का खुद का होगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाके रहेंगे उसके अंदर। तो जो पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा ये अर्थ के अराउंड घूमता रहेगा और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत सारे कनेक्टेड रूम्स का या बहुत सारे कनेक्टेड सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क होगा। मतलब हम क्या करेंगे, पहले हमने एक सैटेलाइट को ऊपर छोड़ा, बट ये सैटेलाइट नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा रूम होगा, कमरा होगा जिसके अराउंड बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स और कंप्यूटर गैजेट्स लगे होंगे। डेफिनेटली वो एक एक कैबिन आप मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम एक और रॉकेट लॉन्च करेंगे जिससे एक और ऐसा कैबिन हम स्पेस में छोड़ देंगे। इस कैबिन को हम पुराने कैबिन के पास ले जाएंगे और उससे कनेक्ट कर देंगे, डॉक कर देंगे। फिर एक और कैबिन लॉन्च करेंगे जिसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे। फिर एक और नेक्स्ट फ्लाइट से एक और कैबिन लॉन्च करेंगे जिसको इससे कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे पूरा ये नेटवर्क बन जाएगा। तो कोई एस्ट्रोनॉट अगर यहाँ पर है तो वो ट्रैवल करके यहाँ जा सकता है, फिर यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। तो एक पूरा रूम बन जाता है। इसी को हम स्पेस स्टेशन कहते हैं। ठीक है, अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है लेकिन वो इंडिया का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब इंडिया खुद का ही एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। तो हमें इन सारे कैबिन्स को फ्यूचर में एक दूसरे से डॉक कराना पड़ेगा ना। तो ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हम आज ही कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो सैटेलाइट्स हैं दो, उनका नाम है चेज़र एंड टारगेट। ये नाम आपको याद रहना चाहिए, जिनको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में जो है वहाँ से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे जो फ्यूचर में मिशन होंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, चाहे वो एस्ट्रोनॉट को मून पे भेजना हो। देखो अभी तो अर्थ यहाँ पर है, मून यहाँ है। ठीक है, तो अभी तो हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे इस नेटवर्क से और उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स को रखेंगे। फ्यूचर में भी क्या होगा कि पहले एक पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा मॉड्यूल लॉन्च कर देंगे, उसके बाद एक और मॉड्यूल लॉन्च करेंगे जिसके अंदर कुछ ह्यूमंस होंगे। ये जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल से कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद ये पूरा जो मॉड्यूल है ये मून के पास जाके मून पे शायद लैंड हो या मून के चक्कर लगाए। फिर लैंड होने के बाद भी इसमें से जो दो मॉड्यूल साथ में थे, एक मॉड्यूल डिटैच होगा, वही जाके लैंड होगा, जबकि दूसरा मॉड्यूल चक्कर लगा रहा होगा। फिर ये जो मून पे लैंड हुआ है ये वापस उड़ के आएगा और जो ओरिजिनली मॉड्यूल मून के चक्कर लगा रहा था उससे वापस कनेक्ट होगा और फिर अर्थ के वापस पास आएगा। मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर रहेगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, जिसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग की कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए कि क्या हम कर पा रहे हैं। ये पहले बहुत सारी कंट्रीज़ कर चुकी है, मतलब अब तक 3 कंट्रीज़ कर चुकी है।
बट इंडिया को करना ज़रूरी है ताकि हम हमारे ही खुद के ऐसे प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में रन कर पाएँ। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल एक प्रोग्राम है। फिर सैंपल रिटर्न फ्रॉम द मून। अभी क्या है, जो चंद्रयान 3 था या चंद्रयान 2 था, उसका एम ये था कि एक सैटेलाइट होगी जो कि मून के अराउंड रिवॉल्व करेगी, और दूसरा एक पोर्शन होगा जो कि मून पे लैंड कर जाएगा, और इसमें से एक रोवर निकलेगा, और वो जो रोवर है वो मून के ऊपर चलेगा। अभी तक यही हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा मिशन होने वाला है मून का, उसमें हम क्या करेंगे, ये रोवर जो है ये यहाँ पे लैंड भी होगा और चलेगा भी, लेकिन इसका एक पार्ट ये भी होगा जो कि मून का सरफेस का सैंपल कलेक्ट करेगा, और फिर वहाँ से वो लॉन्च होगा, और फिर ये वापस अर्थ पे आएगा। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें भी डॉकिंग एंड अनडॉकिंग की कैपेबिलिटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। फाइन। इंडिया इस पर्टिकुलर मिशन को कंप्लीट करने के बाद फोर्थ कंट्री बन जाएगा इन द वर्ल्ड जिसके पास स्पेस के अंदर डॉकिंग करने की कैपेसिटी होगी। यूएस, रशिया एंड चाइना ऑलरेडी इन चीज़ों को कर चुके हैं। ठीक है। और श्रीहरिकोटा एक ऐसा आइलैंड है जिससे इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च करा गया था PSLV C-60 के द्वारा। तो ये प्लेस इन न्यूज़ का पार्ट बन जाता है, तो आपको इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। इस पे ज्योग्राफी बेस्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये एक तरह से एक आइलैंड ही है, एंड ये इसका ये जो आइलैंड है मेन लैंड से पुलिकात लेक इसको सेपरेट करता है। आपको इस लेक का नेम पता होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये एक ऐसी लाइन है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सेपरेट भी करती है। तो पुलिकात लेक की लोकेशन भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों शेयर करते हैं, और आपको अब श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है उसकी लोकेशन भी पता चल गई। तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, ऐसे क्वेश्चंस फिल्म्स में बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स पुश अप केरलाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो ये बहुत ही एक वियर्ड सा सिनेरियो यहाँ पे निकल के आया है, क्योंकि अगर आप मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो की बात करो तो ये होता क्या है कि जितने भी बर्थ या डिलीवरी के दौरान जितनी वुमेन की डेथ होती है, उसको काउंट करा जाता है इस पर्टिकुलर रेशियो से। और इसका फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ मटर्नल डेथ इन चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ हो रहा है तब कितने वुमेन की डेथ हो जाएगी, और इसके डिनोमिनेटर में होता है अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, कि उस टाइम कितने बर्थ लाइव हुए। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर वुमेन, इनफैक्ट मोर देन 50% वुमेन को अनीमिया है इंडिया के अंदर। एंड वही नहीं, ज़्यादातर वुमेन जो है वो मॉल न्यूट्रिशन से सफ़र करती है, चाहे वो जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट इसके कारण क्या है कि बहुत सारी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं इंडिया में, वो मॉल न्यूट्रिशन होती है, या उनके पास कुछ ना कुछ इम्यूनो डेफिशिएंसी ऐसी डिजीज़ होती रही है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है। तो उसमें से कुछ वुमेन अनफॉर्चुनेटली उनकी चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ भी हो जाती है। तो इसी को मैटरनल मोर्टेलिटी या मैटरनल डेथ बोला जाता है। अब ये जो नंबर था केरला में काफ़ी कम था। ठीक है। लेकिन ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही है कि जो टोटल मैटरनल मोर्टेलिटी है अपॉन जितने लाइव बर्थ हुए हैं। अब केरला में मैटरनल मोर्टेलिटी तो कम हुई है, लेकिन जितनी बर्थ हो रहे थे, जो लाइव बर्थ हैं या जो बर्थ रेट है, वो बहुत ज़्यादा गिर गई। तो अगर न्यूमरेटर तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है। डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ओवरऑल जो रेशियो है वो बढ़ गया। इसका सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 10/10। ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं इसको 25/20। ये अगर आप इसको आप डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.25। ठीक है। लेकिन यहीं पे आप इसको 24 कर दो, मतलब 25 से वो 24 हो गया, और नीचे आप 20 को बना दो 10, तो ये रेशियो क्या निकल के आया, 2.4। ठीक है। तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी एब्सोल्यूट नंबर है वो तो कम हो गया, लेकिन ये जो रेशियो है ये देखो बढ़ गया उल्टा। तो ये प्रॉब्लम्स केरला में हो रही है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में जो राइज है वो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो लाइव बर्ड्स हैं वो बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। केरला बाय द वे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एज। जो एवरेज एज है केरला में वो सबसे ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और मैं इसको रीजन भी बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है। फाइन। एंड यहाँ पे लोएस्ट इन द कंट्री एट 19 पर 1 लाख लाइव बर्ड्स। तो यहाँ पे 1 लाख जो बॉटम में लाइव बर्ड्स हैं, वो 1 लाख लाइव बर्ड्स का एक एवरेज लिया जाता है बेसिकली। ठीक है। तो ये आपको रेशियो ध्यान रखना है कि ऊपर मैटरनल मोर्टेलिटी डे डेथ के एब्सोल्यूट नंबर्स, और डिनोमिनेटर में होते हैं 1 लाख लाइव बर्थ। अब एक स्टेट में कितने लाइव बर्थ होते हैं वो तो बहुत सारे होते होंगे, लेकिन वो एवरेज लिया जाता है। और क्योंकि वहाँ पे केरला में लाइव बर्ड्स बहुत कम हो रहे हैं अब,
तो 1 लाख लाइव बर्थ का जो एवरेज है वो एक साइड बहुत ज़्यादा लीन कर जाता है, जिसके कारण पूरा जो रेशियो है मतलब डिनोमिनेटर बहुत गिर जाता है और जो पूरा रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो जनरल डेटा है ना, जनरल डेटा एसआरएस यूजुअली रिलीज़ करता रहता है। लास्ट जो डेटा है वो 2020 का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है, ये आपको याद रखना है एसआरएस के बारे में। एंड फ्यूचर में अगर आप कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो और एसआरएस का डेटा नया रिलीज़ होता है तो आपको उसको याद रखना है। मेंस के लिए एंड प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो, राइट? तो ये जो एसआरएस सिस्टम है ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ करा जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो केरला की एमएमआर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, वो 19 है। लेकिन स्टेट का जो खुद का डेटा है ना, स्टेट का खुद का डेटा है 29। देखो इसमें क्या है, कुछ सैंपल कलेक्ट कलेक्ट करे जाता है, तो इसलिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इनको लगा कि जो एमएमआर है केरला का वो 19 है, लेकिन स्टेट का खुद का डेटा है अपना स्टेट गवर्नमेंट का 29, फाइन। सो ये डिस्क्रिपेंसी तो एक है, एग्जिस्ट करती है, बट ये जो 29 डेटा है ये काफ़ी ज़्यादा है। देखो केरला क्या चाहता था, केरला की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि 2030 तक जो उनका खुद का डेटा है उसके अकॉर्डिंग उनका एमएमआर 20 तक कम हो जाए, लेकिन अभी वो 29 है। और क्योंकि लाइव बर्ड्स बहुत कम हो रहे हैं तो एमएमआर जो पूरा रेशियो है वो कम होने के चांसेस तो बहुत ही कम हो जाते हैं अब, फाइन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये करंट स्पाइक जो है वो इसलिए नहीं है क्योंकि विमेन आर डाइंग मोर, नो, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्यूअर चाइल्ड बर्थ्स का जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है। अब देखो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केरला से हो तब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बट इन जनरल आपको ये समझ होनी चाहिए कि स्टेट का जो नंबर ऑफ बर्थ है ऑन एवरेज वो 5 to 5 लाख होते थे एनुअली, वो अब गिर के 3 या 4 लाख होने लग गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5.5 लाख से 4 लाख ये डिक्रीज हो गया एनुअल बर्थ केरला के अंदर, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जो एमएमआर है वो डिक्लाइन होने का नाम नहीं ले रहा, इवन दो मेटरनल मोर्टेलिटी थोड़ा सा एब्सोल्यूट नंबर में कम हो गई है। अब इससे क्या होगा, चेंजिंग डेमोग्राफिक होगी जिससे सोशल फैब्रिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी सोसाइटी में दो टाइप की पॉपुलेशन होती है। एक होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन और एक होती है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन यूजुअली आप मान सकते हो 15 से 60 ईयर्स के लोग, जो लोग वर्क कर रहे हैं वो इकोनॉमी को चला रहे हैं और काम कर रहे हैं, जिसके कारण सोसाइटी में पैसा बनता है नया। फिर आती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो 14 ईयर्स से कम चिल्ड्रन है और 60 प्लस जो एल्डरली लोग हैं। तो ये क्या है, जो बीच वाली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ये इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, ठीक है। लेकिन अगर ये बीच वाली जो पॉपुलेशन है ये बहुत कम हो जाए और डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाए तब सोसाइटी सस्टेनेबल नहीं रहती, फाइन। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो चीज़, या तो यहाँ पे जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि केरला में बहुत ज़्यादा एजिंग है। तो एक इसका सोल्यूशन है कि बाहर से माइग्रेंट्स आके जो कि प्रोडक्टिव एज के हैं माइग्रेंट्स, वो केरला में आए और फिर वो काम करें। बट एक और प्रॉब्लम उससे होती है, क्योंकि अब बाहर से माइग्रेंट्स आते हैं और हमें पता है कि जब नॉर्थ इंडियंस साउथ सदर्न स्टेट्स में काम करने जाते हैं तो उनको थोड़ा रेसिज्म एंड थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना मिलता है। और उसका रीज़न भी ये है क्योंकि केरला काफ़ी प्रोटेक्टिव है अपने कल्चर को लेके। सो द थिंग इज़ कि केरला चाहता है कि मलयालीज को वर्क मिले, लेकिन इतने मलयालीज है ही नहीं काम करने के लिए। तो यहाँ पे ये टाइप के इश्यूज, सोशल इश्यूज और डेवलप हो जाते हैं, फाइन। तो इसलिए इंडिया की पॉपुलेशन रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं चाहते कि रिवर्स हो जाए चीज़ें। हम ये चाहते हैं कि वो बैलेंस हो, ठीक है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो इंडिया का भी 2020 का डेटा है रिसेंटली, ये आपको पता होना चाहिए, रिसेंट वाला डेटा है, पुराना है लेकिन अभी यही डेटा है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की एमएमआर जो है वो 103 है, काफ़ी बड़ी है। आप देख सकते हो केरला से ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा है। एंड बट 2000 के अंदर इंडिया की जो एमएमआर थी वो 384 थी। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी देखी होगी जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई जाती थी। आजकल ऐसी मूवीज़ नहीं बनती जहाँ पे ये इश्यूज़ दिखाए जाएँ, क्योंकि इनका नंबर काफ़ी कम हो गया है। मतलब हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 3 गुना कम हो चुका है पिछले 20 सालों में। ये एक अच्छी अचीवमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब ये जो 2 आर्टिकल्स आए हैं द हिंदू में, इसमें डिस्कस करा है रिसेंटली जो डेटा प्रोटेक्शन रूल्स आए हैं उनको, ठीक है। तो उनका एनालिसिस है, ये एक आर्टिकल है, उसके बाद एक और आर्टिकल है सेम ही पेज पर, उसने भी इसको एनालाइज़ करा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये दोनों को पढ़ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको मिलते हैं। ये आर्टिकल थोड़ा-सा पॉजिटिव चीज़ें बताता है
डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के बारे में। इसने नेगेटिव भी बताया बट ज़्यादातर फोकस पॉजिटिव पर है। ये दूसरा जो आर्टिकल है ये थोड़ा-सा नेगेटिव ओरिएंटेड है। तो क्या है कि आपको प्रॉपर एनालिसिस इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ के मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। चलते हैं पहले एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे इन्होंने बताया कि देखो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको मेइती भी बोला जाता है, रिसेंटली इन्होंने जनवरी के अंदर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स क्या करे हैं, रिलीज़ करें हैं। ये मैंने आपको लॉजिक पहले भी समझाया था कि पिछले साल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का एक एक्ट आ गया था 2023 में। तो इसको तो लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, मतलब पार्लियामेंट ने। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की। तो एग्जीक्यूटिव इन एक्ट्स को कैसे इम्प्लीमेंट्स करता है? रूल्स लाके, रेगुलेशंस लाके, स्कीम्स लाके या फिर पॉलिसी बना के, ठीक है? तो इसलिए इस केस में भी क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री है जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, उन्होंने रूल्स लाए ताकि वो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाए। फाइन। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड इसलिए यहाँ पे रूल्स 2025 में रिलीज हुए हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस हुआ था ना पहली बार, जब लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस हुआ था, तब उसको काफ़ी क्रिटिसाइज करा गया था कि वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है और बिजनेस अनफ्रेंडली है। क्योंकि देखो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत टाइम बाद आया था। ये उस टाइम आया था जब हमें पता था कि कंट्री के अंदर जो लोगों का डिजिटल फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब बहुत सारे लोग ऑनलाइन है और उनका जो डेटा है वो ऑनलाइन ही स्टोर है और उनको पता भी नहीं है। प्लस हमारे यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी भी काफ़ी कम है। तो एक तो डिजिटल लिटरेसी काफ़ी कम है, प्लस हमारा डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स बहुत सारे लोग स्कैम्स के शिकार हो सकते हैं ईजिली। इसलिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर बहुत ज़्यादा सेफगार्ड्स दिए गए थे लोगों के डेटा को लेके। लेकिन इससे क्या है, आम जनता को ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आम जनता से ही बहुत सारे नए नए आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स निकल के आ रहे थे, जिनको स्टार्टअप्स बनाने हैं या नई नई कंपनीज बनानी है। अब उसके लिए उनको डेटा यूज़ करना है। बट ये जो एक्ट था ये बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव था। इस टाइप का क्रिटिसिज्म उसका हुआ था। ये ऑथर बता रहे हैं चीज़ें, ठीक है? सो अब क्या है, ये जो रूल्स आए हैं इसमें कोशिश की गई है कि इसको थोड़ा बैलेंस करा जाए। देखो एक चीज़ यहाँ पे जो ऑर्डर है वो प्रिंसिपल बेस्ड है थोड़ा। प्रिंसिपल बेस्ड मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि देखो हम बहुत सारे रूल्स नहीं ला रहे कि हम आपको बता दें कि हर कदम कैसे रखना है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपको, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट करा है तो आपको यहाँ पे एंड करना है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कर्व लेते हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए कि रूल्स बेस्ड में और बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव में डिफरेंस क्या है और प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब ये है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। रूल्स बेस्ड या फिर रेस्ट्रिक्टिव क्या होता है कि वो आपको बता रहे हैं कि आपको पहले ही स्टेप यहाँ रखना है, फिर दूसरा स्टेप यहाँ रखना है, तीसरा स्टेप यहाँ रखना है। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ पे गवर्नमेंट आपको रेगुलेट कर रही है कि यहाँ पे डिसीजन लो, यहाँ पे डिसीजन मत लो। तो ये तो चीज़ हम 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद छोड़ के आगे पीछे, ठीक है? कि हर स्टेप पे गवर्नमेंट आपको रेगुलेट कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है और इन रूल्स में थोड़ा प्रिंसिपल बेस बता दिया कि भाई आपको इस डायरेक्शन में जाना है और एक लिमिट बना दी कि अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो और आपको यहाँ तक जाना है तो इस रीजन के अंदर आप रहो, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, ठीक है? तो इससे थोड़ी फ्रीडम मिलती है, इनोवेशन भी रहता है, साथ में लोगों का डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड भी रहता है। ये सारी चीज़ें हैं, फाइन। तो ये रूल्स की थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें हैं। देन इंडिया अवॉइडेड पिटफॉल्स ऑफ द ब्रसल्स इफेक्ट सीन इन यूरोपियन यूनियंस जीडीपीआर। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब हमने डेटा प्रोटेक्शन की बात करी थी कि यूरोपियन यूनियन खुद का ऑलरेडी जीडीपीआर लाई थी, जिसका नाम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कौन लाया था? ये लाया था यूरोपियन यूनियन और इसी से काफ़ी इंस्पिरेशन लेके इंडिया ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया था, ठीक है? लेकिन जीडीपीआर जब इंप्लीमेंट हुआ ना तब कुछ प्रॉब्लम्स चालू हुई और देखने को हमें मिली। जैसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे होने लग गए। अब आप खुद देखो, जब मैंने कहा कि गवर्नमेंट हर स्टेप पे इन कंपनीज को बता रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और बहुत सारा बर्डन डाल दिया कंपनीज पे कि पहले आपको इस चीज़ को कंप्लाई करना है, इस लॉ को फॉलो करना है, ये सारी डिटेल्स अपलोड करनी है, अपने कंपनी के अंदर इतना सारा सर्वे और ऑडिटिंग करना है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बिजनेस हैं, वो तो 2-3 लोगों को हायर करेंगे, उनको पैसे देंगे, वो सारा काम हो जाएगा। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। उनके पास पहली बात तो जो ज़्यादातर स्मॉल कंपनीज हैं वो प्रॉफिट में होती ही नहीं है अपने इनिशियल फेजेस में। तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इतना ज़्यादा कंप्लायंस कर पाए? ना तो उनके पास एक्सपर्टीज़, एक्सपर्ट को हायर करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को करने के लिए और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हुई, ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि हमने यूरोपियन यूनियन में देखे
जब उन्होंने जीडीपीआर को इम्प्लीमेंट करा कि वहाँ पे जो स्मॉलर बिजनेसेस थे उनको कंप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और डिफिकल्टी आई। ठीक है, ये जो रूल्स हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि मतलब ऑथर बता रहे हैं ये कि यहाँ पे लेस प्रेस्क्रिप्टिव है और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, तो इससे क्या है स्मॉलर बिजनेसेस को प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जो बड़े या बिग कंपनीज हैं इस सेक्टर में, उसमें से काफ़ी बड़ा पोर्शन फॉरेनर्स हैं। ठीक है, तो इंडिया की जो स्मॉल कंपनीज हैं वो सिर्फ इंडिया की बिग कंपनीज से compete नहीं कर रही, वो फॉरेन वाली बिग कंपनी से भी compete कर रही हैं। तो ये सब जो है पैसे इन्वेस्ट करके ये सारा कंप्लायंस कर लेंगे, लेकिन फिर हमारी फ्यूचर खुद की जो स्मॉल कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ कैसे होगी? ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं ये एम्फोसाइज करते हैं अडेप्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब जैसे जैसे सीन इंप्रूव होगा, इवॉल्व होगा, उसी तरह से रूल्स भी बदलेंगे, ना कि रिजिड कर दिया। रिजिडिटी में क्या होता है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी फिक्स, अब बहुत सारी नई नई चीज़ आ गई लेकिन इनोवेशन अलाउ नहीं करा। इन रूल्स में ऐसा नहीं है ऑथर के अकॉर्डिंग। तो इन रूल्स के क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले यहाँ पे कंसेंट मैनेजमेंट अलाउ होता है। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कीवर्ड यहाँ पे मेंशन करा है जिसका नाम है कंसेंट फटीग। और आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा, आप भी इसे रिलेट कर पाओगे। आपने कोई गूगल प्ले से या एप्पल स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करी अपने फ़ोन में और उसके पहले लिखा है टर्म्स एंड सर्विस। सपोज आपका मन करा कि चलो आज मेरे पास 2 घंटे हैं, क्यों ना इन टर्म्स ऑफ सर्विस को पढ़ लेता हूँ। आपने पढ़ लिया, फिर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन आपने एक और ऐप डाउनलोड करी, उसमें भी टर्म्स एंड सर्विस लिखा है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। तो उस दिन आप क्या करोगे? चलो ठीक है, थोड़ी सी हेडलाइंस पढ़ लेता हूँ इसकी। आपने इसको 5 मिनट देके हेडलाइंस पढ़ लिया। इसके बाद आप शायद 100 ऐप्स डाउनलोड कर लोगे अपने फ़ोन में, लेकिन आप टर्म्स एंड सर्विस को फिर देखोगे भी नहीं, क्योंकि कंसेंट फटीग हो गया। आप थक गए कंसेंट देते देते। बहुत सारी वेबसाइट पे जब आप जाते हो वो आपसे पूछती रहती है, क्या आप कुकीज़ एक्सेप्ट करना चाहोगे, एक्सेप्ट करना चाहोगे, एक्सेप्ट करना चाहोगे? हर बार वो पूछती है तो आप एक बार तो बोल ही देते हो, चलो ठीक है यार कर ले एक्सेप्ट, कोई कोई बात नहीं, कलेक्ट कर लो मेरी कुकीज़, फाइन। क्योंकि आप थक गए इतना ज़्यादा कंसेंट दे दे के। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे कि वो आपका कौन सा डेटा ले रहे हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा परमिशन दे दे के थक गए। तो इसी को कहते हैं कंसेंट फटीग। और ये सिर्फ ऑब्वियसली जो टर्म है ये अप्लाई होता है मेनली डेटा प्रोटेक्शन रूल्स पे। तो इसी पर्सपेक्टिव में आपको यूज़ करना है इसको, और किसी पर्सपेक्टिव में यूज़ नहीं करना, सिर्फ इसी में यूज़ करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो। और ये प्रॉब्लम जो थी वो यूरोपियन यूनियन मॉडल में हो रही थी, और अब जो रूल्स आए हैं इसमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करा है, ताकि जो कंपनीज़ हैं वो अपना फॉर्म्स, अपने प्रोसेसेस इस तरह से बनाएं ताकि यूज़र को कंसेंट फटीग ना हो, और वो हर बार कंसेंट देने से पहले रूल्स पढ़ने के लिए रेडी हो। तो रूल्स को आपको सिंप्लीफाई करके बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इससे क्या है, लोग पढ़ेंगे भी और उनको कंसेंट फटीग भी नहीं होगा। और अगर आपको सिंप्लीफाई करके रूल्स को लिखना भी है तो कंपनीज़ को बड़े बड़े प्रोसीजर्स और बड़े बड़े टर्म्स एंड सर्विसेज लिखने में टाइम और पैसा भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों की यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। ठीक है, नोटिफिकेशन और परमिशन वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पर ही आपसे ली जाएगी, ये सारी चीज़ें। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे एक्सेप्शन हमें देखने को मिला है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये प्रीलिम्स के लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंडीशन है। सपोज एजुकेशन इंडस्ट्री में कोई है तो उसको कुछ रूल्स के अंदर इन अगर वो कुछ पर्टिकुलर एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने के लिए रेडी है, तब उसको डेटा कलेक्ट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी लोगों का। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी इतने एक्स्ट्रा स्टेप्स ले चुका है तो गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन एक्स्ट्रा स्टेप्स दिला के कंपनी को क्या करा, गवर्नमेंट ने उनको एक तरह से कंप्लायंट बना लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट का एक तरह से कंट्रोल ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन जब डेली प्रोसेसिंग में ये जो कंपनी है, ये एजुकेशन, हेल्थ केयर या चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स जैसे काम करेगी, तब डेली टू डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा उनको डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार में ही उन्होंने वो चीज़ कर ली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे क्या है, बैलेंस करा जा सकता है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस डेटा, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेनिफिट है, इनोवेशन है, उनको भी रोका नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन डेटा लोकलाइजेशन रिलेक्शन यहाँ पे करी गई है। ये भी मैंने आपको बताया था कि डेटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है और डेटा को प्रोसेस कहाँ करा जा रहा है। ठीक है, तो जो बिल था या जो एक्ट अभी पास हुआ है ना 2023 में, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि ये सारी चीज़ें इंडिया में ही होगी, और अगर आपको डेटा बाहर भी ले जाना है तो इसकी एक कॉपी इंडिया में रखनी होगी आपको, इंडियंस के डेटा की, फाइन। और बहुत ही कम केसेस में अलाउ किया था डेटा को बाहर ले जाना, लेकिन जो रूल्स हैं वो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर को अलाउ करते हैं, और अंडर स्पेसिफिक डेटा फिड्यूशरीज। मतलब डेटा फिड्यूशरीज कौन होता है? सिंपल सा, जो कंपनी, कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट जो आपका डेटा कलेक्ट कर रही है,
वो डेटा फिड्यूशियरी हो जाती है, सिंपल इतना ही इसका मतलब आपको जानना है, ठीक है। इसका पर्पस भी ये है कि जो इंडियन कंपनीज अब बाहर जाके काम करना चाहती हैं, एक तो वो चीज़, दूसरी चीज़ जब बाहर वाली कंपनीज, फॉरेनर कंपनीज इंडिया में आके काम करना चाहती है तो उनको इंडियंस का डेटा थोड़ा चाहिए। तो इससे क्या है, इस रूल से डेटा लोकलाइजेशन को रिलैक्स करने से इंडियंस का डेटा अगर बाहर जाता है, ऑब्वियसली उनको पहले इंडिया में इस डेटा की एक कॉपी रखनी पड़ेगी, उसके बाद वो बाहर जाता है तो इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आता है। तो ये इसका पर्सपेक्टिव है। लेकिन जो ऑथर ने कुछ गैप्स भी यहाँ पे बताए हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन एक्सेस डेटा रिक्वेस्ट बाय द गवर्नमेंट। अब क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ डेटा हम लोगों का या प्राइवेट कंपनीज का कलेक्ट करा, उसके बाद गवर्नमेंट और भी ज़्यादा डेटा मांग सकती है, उस पे कोई क्लैरिटी नहीं है रूल्स के अंदर। मतलब गवर्नमेंट कितना चाहे उतना डेटा एक्सेप्ट कर सकती है, मांग सकती है, कलेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सपोज अगले 100 साल बाद हाइपोथेटिकली कोई ऐसे गवर्नमेंट आई जिसकी इंटेंशन बहुत ही खराब है, तो वो इस रूल्स का बहाना लेकर अपने सारे पॉलिटिकल ऑपोजिशंस का जो डेटा है उसको इलीगली कलेक्ट कर सकती है। टेक्निकली तो वो लीगली कलेक्ट कर रही होगी क्योंकि रूल्स ने तो रोका ही नहीं उनको कलेक्ट करने से डेटा। जब रूल्स ने उनको डेटा कलेक्ट करने से रोका नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, वो अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशंस का डेटा मिसयूज़ कर सकती है। और सपोज़ बहुत सारी कंपनीज़ हैं या बहुत प्राइवेट डोनर्स होते हैं, जो कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा देते हैं, ठीक है? ये जो अलाउड है बाय द वे चीज़ें, डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो गवर्नमेंट के पास इन डोनर्स का इन्फॉर्मेशन भी चला जाएगा, इन डोनर्स का इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, उनको पता चला कि ये जो डोनर्स हैं, उनकी ऑपोजिशन पार्टी को डोनेट करते हैं, तो इनके अगेंस्ट कुछ रैंडम केसेस चालू कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है ना, अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन अच्छी नहीं है तो। अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन अच्छी है तब तो क्लैरिटी हो ना हो तब तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन अगर ख़राब हुई तो क्या होगा? तब वो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर सकते हैं। देन प्रोसीजरल इंटेग्रिटी पे भी थोड़ा कंसर्न है, इफ़ बिज़नेसेस डेटा इज़ एक्सेस बाय राइवल। अगेन सेम चीज़ कि जो बिज़नेस का डेटा है वो गवर्नमेंट के पास चला गया, या बहुत सारे डोनर्स या बहुत सारी कंपनीज़ जो कि गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और अगर अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन अच्छी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गवर्नमेंट की फ्यूचर में कुछ सालों बाद इंटेंशन ख़राब हो जाए तब क्या होगा? तब गवर्नमेंट अपनी फेवरेट कंपनीज़ को, उन कंपनीज़ की जो कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिटर कंपनीज़ हैं, उनका डेटा दे सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डेटा कलेक्ट करने की या एक्सेस डेटा रखने की। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है? नो मैकेनिज्म टू एड्रेस अननेसेसरी और एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम बिज़नेसेस भी, ठीक है? बिज़नेसेस से जितना डेटा गवर्नमेंट को लेना है, वो एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन डिमांड भी कर रही है और वो डेटा गवर्नमेंट के पास ही रखा है, तो इस पे कोई मैकेनिज्म नहीं है उस चीज़ को एड्रेस करने का। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज रूल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पे। ये जो एडिटोरियल है, ये इसने डेटा प्रोटेक्शन रूल्स का थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस करें। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि ज़्यादातर जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है वो थोड़ी पॉजिटिवली एक्सप्लेन्ड है, इस आर्टिकल में थोड़ी सी नेगेटिवली एक्सप्लेन्ड है। अच्छी बात यह है क्योंकि दोनों आर्टिकल एक ही पेज पे हैं, तो उन दोनों को पढ़ के आपको एक थोड़ी सी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की। यहाँ पे बैकग्राउंड मेंशन है कि जो के एस पुट्टासामी केस था 2017 का, वहाँ पे डिफाइन करा गया था कि प्राइवेसी इंडियंस की फंडामेंटल राइट में आता है। इवन दो प्राइवेसी जैसा शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, लेकिन इस एक्ट के अंदर, सॉरी इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लिखे होने की ज़रूरत भी नहीं है, ये चीज़ें इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मतलब जो चीज़ लिखी नहीं है फिर भी उसका मतलब वही है, ठीक है? प्राइवेसी ऑलरेडी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, चाहे वो लिखा हो या ना हो, और ये 2017 में डिक्लेयर हुआ था, ठीक है? और यहाँ पे आप बात आ जाती है जब आप इन रूल्स को वापस पढ़ते हो कि प्राइवेसी क्योंकि फंडामेंटल राइट है, तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मतलब बेटर चीज़, ठीक है? तो ये इस पर्टिकुलर ऑथर का पर्सपेक्टिव है। तो ये जो एक्ट आया था ये 2023 में तो आ गया था, लेकिन अब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन पेंडिंग था। 16 महीने बीतने के बाद फिर जाके रूल्स स्टार्ट होते हैं। तो एक तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा इन ऑथर के अकॉर्डिंग, फाइन। देन एक्सेसिबिलिटी कंसर्न्स, इस प्रोसेस के दौरान जो पब्लिक पार्टिसिपेशन था वो भी काफ़ी कम था। तो द थिंग इज़ कि ये चीज़ भी पिछले कुछ आई थिंक द हिंदू सेशन में मैंने एक बार डिस्कस करी थी जब ये डेटा प्रोटेक्शन रूल्स रिलीज ही हुए थे, कि सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि यहाँ पे डेटा पार्टिसिपेशन या फिर जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। जो माई गव प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिश करा गया था, लेकिन बहुत ही कम टाइम दिया था इन चीज़ों को करने के लिए, ठीक है? तो ये कुछ प्रॉब्लम थी। यहाँ पे बात की जा रही है एग्जीक्यूटिव ओवररीच। ये ओवररीच शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है मेंस के लिए, क्योंकि कभी कभी आप जुडिशियल ओवररीच की बात करते हो, लेजिस्लेटिव ओवररीच की बात करते हो, और यहाँ पे बात की गई है एग्जीक्यूटिव ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच क्या है? जब जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के कामों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगती है। लेजिस्लेटिव ओवररीच
जब वो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव के कामों में इंटरफेयर करती है। एग्जीक्यूटिव ओवररीच जब वो जितनी अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव को मिली है, उससे एक्स्ट्रा पावर को खुद ही को दे देती है। तो ये आपको टर्म्स को सही जगह यूज़ करना आना चाहिए। अगर आता है तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा मेंस में आंसर लिखने के लिए, और ऐसे आप हेडिंग्स भी बना पाओगे। ठीक है? सो ये जो एक्ट था, ये इसको क्रिटिसाइज़ करा गया क्योंकि यहाँ पे टोटल स्टेट कंट्रोल हो रहा था रेदर देन सेफगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो पिछला वाला आर्टिकल है उसने क्या बोला कि जो एक्ट आया था 2023 का, उसको क्रिटिसाइज़ करा गया था कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दिया है और कंपनीज़ के पास इनोवेशन करने का जो स्पेस है वो नहीं बचा। ये आर्टिकल कह रहा है, मतलब इसी की सेम साइड बता रहा है कि 2023 वाले एक्ट को इसलिए क्रिटिसाइज करा गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, जिससे गवर्नमेंट जितना ज़्यादा कंट्रोल करेगी और वो उतना ज़्यादा अथॉरिटेरियन एक इंस्टीट्यूट बनता जाएगा और डेमोक्रेसी जो है वो थोड़ी सी वीकन हो जाती है। तो एक ही एक्ट को दो तरह से इंटरप्रेट करा गया। ये दोनों इंटरप्रिटेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दोनों इंटरप्रिटेशन आपको याद रखनी है। फाइन, टोटल स्टेट कंट्रोल मतलब अथॉरिटेरियनिज्म एंड लैक ऑफ डेमोक्रेसी। देन बहुत ज़्यादा वेग प्रोविजन उसके अंदर थे, जैसे ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट बोर्ड ब्रॉड डिस्क्रिप्शन अंडर द टर्म लाइन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब बहुत जगह है चीज़ों को डिफाइन नहीं करा, और एक्ट के अंदर चीज़ों को कुछ जगह कुछ सेक्शंस में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दी, और वहाँ पे लिख दिया कि एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने आप देख लेगा, जबकि ये लॉ किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने। तो एग्जीक्यूटिव को एक्स्ट्रा पावर दे दी गई यहाँ पे। अब एग्जीक्यूटिव अपने आप देख लेगा क्या मतलब है कि एग्जीक्यूटिव अगर ऐसे रूल्स बना रहे हैं जो कि बहुत गलत है, तब भी वो लीगल ही माने जाएंगे, क्योंकि इस लॉ ने तो ये लिख दिया ना कि एग्जीक्यूटिव की मर्जी। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है ऑथर के अकॉर्डिंग। कंट्रोल्ड कंसल्टेशन, जो पब्लिक सबमिशन थे उनको फिड्यूशरी जैसे ट्रीट करा गया, जहाँ पे ओपन फीडबैक और काउंटर कमेंट्स को एक्नॉलेज नहीं करा। फिड्यूशरी जैसे ट्रीट करने का सिंपल सा मतलब है कि पब्लिक कंसल्टेशन जो है उनको बहुत ही हिडन रखा, बहुत ही सीक्रेट रखा। एक तो टाइम बहुत कम दिया, और जितना टाइम भी दिया उसमें जो पब्लिक ने बोला, पब्लिक के सजेशन को भी सीक्रेट रखा हुआ है कि पब्लिक ने क्या क्या उनको सजेशन दिए, ये सारी चीज़ें। फिर कंसेंट नोटिस का भी इशू है, रिक्वायर्स क्लीन एंड प्लेन लैंग्वेज बट डज नॉट डिफाइन दीज टर्म्स, रिस्किंग ओवर सिंप्लीफिकेशन। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स है। देखो हाँ, इंडिया के एक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम ये रहती है कि वहाँ पे चीज़ें लिखती जाती है लेकिन उनको डिफाइन नहीं करा जाता। अगर एक्ट डिफाइन नहीं करता चीज़ों को, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो लैक ऑफ डेफिनेशन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। अगर उनकी इंटेंशन खराब है तो, एग्जीक्यूटिव की इंटेंशन अच्छी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज जैसे मैंने कहा कि आज आप खुश हो, 10 साल पहले आप खुश थे, आने वाले 20 साल तक आप खुश हो, अगले 50 साल में कोई ऐसे गवर्नमेंट आ गई जिसकी इंटेंशन बहुत खराब है, तो क्या होगा? तब इन रूल्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करा जा सकता है। ये यहाँ पे बात है। तो चीज़ें को डिफाइन नहीं करा गया तो एग्जीक्यूटिव अब लैक ऑफ डेफिनेशन का फ़ायदा उठा के खुद डिफाइन करने लग जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। देन एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस करा था मैंने किसी और द हिंदू एनालिसिस में, कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बना है इसके अंदर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो चेयरपर्सन है वो एक सर्च कमेटी सेलेक्ट करेगी, जिसको कौन बनाएगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करती है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक कैबिनेट सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रही है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरपर्सन को ढूंढ रहा है इस बोर्ड के। अगेन सेम चीज़, अगर गवर्नमेंट की या कैबिनेट सेक्रेटरी की इंटेंशन अच्छी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें हमेशा सेफ गार्ड रखने चाहिए कि जिस दिन इंटेंशन खराब हो गई गवर्नमेंट की अगर कुछ सालों बाद, तब क्या होगा, है ना? तो ऑलरेडी आप ऐसे सेफ गार्ड रखो ताकि इंटेंशन खराब होने के बाद भी लोगों का नुकसान ना हो। यहाँ पर क्या है, ऑटोनॉमी नहीं है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास, वो गवर्नमेंट की एक दूसरी बॉडी बन के रह जाएगी। लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, रेस्ट्रिक्टेड टू एजुकेटिंग ब्रीचेस बट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ओवरसाइट। मतलब कोई भी ब्रीचिंग हुई है, कोई भी डेटा लीक हो गया, तो उसको तो वो एजुडिकेट कर पाएगी, उसको वो जज कर पाएगी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उस पर हर जजमेंट पे नज़र रखेगी इस बोर्ड की। ठीक है, देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे कीवर्ड, क्योंकि ये आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आप ये चीज़ें इंटरव्यू में बोलते हो ना, तब इंटरव्यू भी थोड़ा इंप्रेस होता है कि आपने इन डेप्थ स्टडी करी है। डेटा डिजिटल लीश, जो अब तक मैं बोला था ना कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डेटा अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन का डेटा मिसयूज़ करके उनको ब्लैकमेल कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिजिटल लीश, मतलब आपने कंट्रोल कर रखा है इंडिविजुअल्स को इस लीश को डाल के उनकी नेक्स के अंदर। काफ़ी अच्छा टर्म है ये, थोड़ा सा अनपार्लियामेंट्री है बट यूपीएससी में चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे जो एडिटोरियल के ऑथर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारा ऑफिस ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स काम करता है, मिनिस्ट्री जिस तरह से काम करती है,
उसमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और वो इसलिए रिफॉर्म सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि फॉरेन अफेयर्स में इंडिया ऑथर के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों ना हम और भी चीज़ों को रिफॉर्म करें ताकि इस परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ, ठीक है? तो रिसेंटली क्या-क्या सक्सेस हुई है ऑथर के अकॉर्डिंग हमारे पर्टिकुलर ग्लोबल स्टैचर के अंदर? G20 प्रेसिडेंसी में 2-3 चीज़ें अच्छी हुई। पहली बात तो जो अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने क्या करा, एक स्पेस दिया। इसका ही इससे रिलेटेड है 4th पॉइंट कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ की एडवोकेसी करता है। ग्लोबल साउथ क्या है? जो कि ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन ना मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में बहुत कम है। इंडिया इनका माउथ पीस बनना चाहता है और माउथ पीस बना भी है कि हम इनकी बात आगे रखेंगे ग्लोबल साउथ की, पूरे ग्लोबल साउथ की, जिसका पार्ट इंडिया खुद भी है, ठीक है? देन रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखी एंड इसके दौरान इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदा और यही ऑयल इसको रिफाइन करके यूरोप को बेचा, जबकि यूरोप डायरेक्टली रशिया से नहीं खरीदा था। तो मतलब ये ऑटोनॉमी से ही हो पाया वरना नहीं हो पाता। लीडरशिप इन वैक्सीन डिप्लोमेसी ये भी हमें देखने को मिला था कोविड-19 के दौरान। एनीवे अब प्रॉब्लम्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आ सकते हैं। अगर इंटरव्यू तक आप पहुँचते हो और वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के फॉरेन ऑफिस में क्या-क्या इश्यूज़ हैं। अगर आपको आईएफएस बनना भी है, तब भी ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन हो जाते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले जो आईएफएस कार्डर स्ट्रेंथ, देखो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की प्रेज़ेंस जो है वो 193 कंट्रीज़ के अंदर है। लेकिन हमारे सिर्फ 850 इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स हैं। यूएस के कितने हैं? 14,000, यूके के 4,600, रशिया के 4,500। यूएस की पॉपुलेशन इंडिया की 1/4 है, ठीक है? और उनके आईएफएस ऑफिसर्स कितने हैं? काउंट भी करना गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000%, 1000 क्या, ये तो ऑलमोस्ट 1800% ज़्यादा, जबकि उनकी पॉपुलेशन हमारे से 25% है। तो ये प्रॉब्लम है। चाइना की बात अच्छी ये है कि चाइना अपने पर्टिकुलर फॉरेन ऑफिसर्स का नंबर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हर कंट्री में चाइना का एक फॉरेन ऑफिसर है, उसको हेल्प करने के लिए 2 फॉरेन ऑफिसर्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए और फॉरेन ऑफिसर्स हैं। मतलब चाइना का जो फॉरेन ऑफिस है बहुत डेंस है और अगर हमें चाइना से कम्पीट करना है अफ्रीका में, ईस्टर्न यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे हमें हमारा गेम भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? अचीविंग द ऑप्टिमल कार्डर ऑफ 1500 ऑफिसर्स विल टेक डेकेड। तो ऑप्टिमल कार्डर इंडिया के लिए ऑथर ने बताया कि वैसे तो बहुत बड़ा होना चाहिए, बट फिलहाल के लिए हमें एम करना पड़ेगा 1500 ऑफिसर्स। अब उसमें भी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हर साल 20 से 40 इतने ही इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स को यूपीएससी सेलेक्ट करता है। देन प्रपोज सोल्यूशन क्या है? लेटरल हायरिंग करो। एक ये यहाँ पे ऑथर ने अज्यूम करा है कि हमारा जो कार्डर इतना स्मॉल इसलिए है क्योंकि प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। अपॉइंटमेंट में टाइम लगता है तो वो उसको उनको लेते नहीं है। तो क्यों ना लेटरल हायरिंग करी जाए कि जो ऑलरेडी फॉरेन फील्ड में एक्टिव हैं लोग, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने पीएचडी करी है, मास्टर्स करी है फॉरेन अफेयर्स में और वो डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली फॉरेन ऑफिस में आप जगह दे दो। तो उससे क्या है, कम से कम ये जो हमारी लैक ऑफ नंबर ऑफ फॉरेन ऑफिसर्स हैं वो तो पूरा होगा, ठीक है? रिग्रेट सिलेक्शन कि जब इनको सेलेक्ट करा जाए तब जिस तरह से फॉरेन ऑफिसर्स को यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट करा जाता है उसी टाइप का एक प्रोसीजर भी बनाया जाए, ठीक है? ताकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। फाइन। देन इंटरनल स्ट्रक्चर इश्यूज़, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ इश्यूज़ हैं। ये ऐसा इशू है ना जो आपको हर मिनिस्ट्री में देखने को मिलता है। ये पूरा जो आप इंडियन इंडियन गवर्नेंस है, उस पूरे गवर्नेंस सिस्टम में ये इश्यूज़ बहुत टाइम से एग्जिस्ट करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स इंडिया के फ्रेगमेंटेड काम करते हैं। और इस पे एक शो भी बना था ऑफिस ऑफिस, जो आपने शायद देखा भी होगा बचपन में। एनीवे क्या है कि अगर आप एक डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के, आपने पूछा कि मेरी ये क्वेरी है, तो ये डिपार्टमेंट बोलेगा अरे हम तो इससे डील नहीं करते, आप इस डिपार्टमेंट में जाओ। फिर आप उस डिपार्टमेंट में जाते हो, वो बोलेगा कि नहीं आप थर्ड डिपार्टमेंट में जाओ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये लिंक नहीं है आपस में और ये चीज़ एक मिनिस्ट्री के खुद के अंदर देखने को मिलती है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है कि देखो एक पीएआई डिवीजन बना हुआ है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान को कवर करता है। एक बीएम डिवीजन बना हुआ है जो कि बांग्लादेश और म्यांमार को कवर कर रहा है। नॉर्दर्न और बाकी जो बचे हुए इंडियन ओशन रीजन के स्टेट्स हैं उनके लिए अलग डिवीजन है। तो इससे क्या है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, एक अपना काम कर रहा है। तो जो प्रॉपर रीजनल स्ट्रैटेजी है साउथ एशिया की या पूरे इंडियन ओशन रिम वाली कंट्रीज़ की, वो नहीं बन पा रही, ठीक है? देन गल्फ कंट्रीज एंड स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट्स। अब जब ये डिपार्टमेंट्स भी बने हुए ना, तो ऑथर बोल रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ को गलत डिपार्टमेंट्स पे रखा गया, जैसे टर्की एंड ईरान, ये दोनों एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। देन टर्की को तो इन्होंने सेंट्रल यूरोप डिवीजन में डाल दिया। उसके अलावा ईरान को इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शिफ्ट कर दिया, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ
जो हमारे रिलेशनशिप है, वो काफ़ी डिफरेंट है ईरान के साथ। तो इन तीनों को एक ही डिवीज़न में क्यों डाल रखा है? तो ये थोड़ी रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं ऑथर, फाइन। देन यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे आईएफएस ऑफिसर्स के पास जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण उनका मोरल काफ़ी लो रहता है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो सजेशन है ना, ये ऑलमोस्ट आप हर मिनिस्ट्री के अंदर लगा सकते हो कि सारे जो सिविल सर्वेंट्स आज जा रहे हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, उनके पास स्पेशलिस्ट अप्रोच और नॉलेज होनी चाहिए। दे मस्ट बी वेल वर्स्ड इन साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस पॉलिसी एंड डिफरेंट डिफरेंट नीश फील्ड्स पे उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। कि आज जिस स्पीड से बहुत टाइम से हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, आज ई गवर्नेंस तो पुरानी बात हो गई, आज एआई गवर्नेंस की बात करनी चाहिए हमें। आपको क्या लगता है कितने सिविल सर्वेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ढंग से यूज़ करना जानते होंगे? उनका नंबर अच्छा खासा है, लेकिन सारे सिविल सर्वेंट्स को ये चीज़ यूज़ करनी आनी चाहिए, जो ऐसा नहीं है आज के डेट में। तो फॉरेन पॉलिसी के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो फॉरेन अफेयर्स हैं, उनके पास भी ये स्पेशलाइजेशन होने की बहुत ज़रूरत है। और उसका एक सजेशन यही रहेगा या सॉल्यूशन ये है कि आप उनको मिड करियर ट्रेनिंग दो। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट एडिटोरियल की तरफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्पीशीज़ इन न्यूज़ का भी एक सेक्शन है, प्लेसेस इन न्यूज़ का भी एक सेक्शन है, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट सबको क्लब करके यहाँ पे बनाया गया है। फाइन। हुआ क्या है, रिसेंटली सेंटर का एक वाइल्ड लाइफ पैनल है जिन्होंने अप्रूव कर दिया कि असम के अंदर एक हुलोंगपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उस रीजन के अराउंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी गई। ठीक है? अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और ये वो क्यों है, वो आपको तब समझ में आएगा जब हम इस गिबन की बात करेंगे। पहली बात तो इसका जो नाम था वो हुलॉक गिबन है। हुलॉक गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका नाम था। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती होगी, एनीवे इसका नाम ये चेंज करके रख दिया, हुलोंग अपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है? बट हुलॉक गिबन ही नाम है एक पर्टिकुलर मंकी या एप स्पीशी का, जो यहाँ पे रहता है। फाइन। और वो बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड है। उसी जगह यहाँ पे ऑयल और ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन होगी, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? हुलॉक गिबन्स क्या है? ये स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट होते हैं सारे एप्स के। तो किस टाइप के मंकी है? ये एप फैमिली में बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी गई हैं पास्ट में। स्मॉलेस्ट है और फास्टेस्ट है सारे एप्स में से। ठीक है? और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये इंडिया में है, तो आप मान सकते हो कि ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इस रीजन में तो ये एग्जिस्ट करते होंगे। टोटल 20 गिबन स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में मिलती है। एंड हुलॉक गिबन इकलौते एप स्पीशी है जो कि इंडिया में मिलती है। क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर आपको गोरिल्ला, चिंपैंजी नहीं मिलेंगे। इंडिया के अंदर ओरंगुटैन नहीं है। इंडिया के अंदर कौन सा एप है? हुलॉक गिबन। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है? तो गिबन स्पीशीज 2 टाइप की है। वैसे तो ये जो एनिमल है इस टाइप का दिखता है। ये पर्टिकुलर 2 टाइप की इसकी स्पीशी है इंडिया के अंदर, वेस्टर्न हुलॉक गिबन और ईस्टर्न हुलॉक गिबन। आप इस मैप को देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, जो ये पूरा रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बीच में रिवर जा रही है ना, ये है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा के साउथ में लेके, और यहाँ पे यहाँ पे दिबांग रिवर आती है एक, जो कि ब्रह्मपुत्रा में आके मिलती है। तो मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे है वेस्टर्न हुलॉक गिबन। और जो राइट वाला रीजन है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और थोड़ा बहुत असम को कवर करता है, यहाँ पे आ जाता है ईस्टर्न हुलॉक गिबन। ये दोनों लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं है याद रखना, बट आपको ये याद रखना होगा, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको मिल जाता है वेस्टर्न हुलॉक गिबन। तो ये साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर जो हमने देखा, ब्रह्मपुत्रा रिवर के साउथ में, एंड दिबांग रिवर के ईस्ट में, क्योंकि यहाँ पे दिबांग रिवर आती है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको भी देखने को मिलता है। एनीवे, तो ये बेसिक डिटेल आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये इंटरनेशनल भी मिलता है, बांग्लादेश और नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में भी इसकी रेंज है। लेकिन IUCN के अकॉर्डिंग ये एक एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ये कैटेगरी आपको याद रखनी है। उसके अलावा ईस्टर्न हुलॉक गिबन, जो कि कहाँ देखने को मिलता है? मेनली अरुणाचल प्रदेश एंड असम में। एंड डेफिनेटली ये इंटरनेशनल भी है, कुछ इसका रीजन चाइना में है, थोड़ी सी रेंज इसकी म्यांमार में भी मिलती है। आपको मेनली इंडियन रीजन से ध्यान रखना है। और इसका जो IUCN स्टेटस है, वो ईस्टर्न हुलॉक गिबन का IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। वल्नरेबल थोड़ा सा बेटर पोजीशन होती है एंडेंजर्ड से। एंडेंजर्ड कैटेगरी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब जो वेस्टर्न हुलॉक गिबन है वो और ज़्यादा खतरे के अंदर है। फाइन। एंड दोनों ही जो स्पीशीज़ हैं, उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इंक्लूड करा है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन मिलती है टाइगर को, एलिफेंट्स को। तो यहाँ पर भी हुलॉक गिबन को भी उसी लेवल की प्रोटेक्शन दी गई है इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट के, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है? तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आज का लेक्चर था।
आई होप कि आपको मज़ा आया हो, चीज़ें समझने को मिली। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड हैव अ वेरी गुड डे।